आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के शक्ति में वेदांता पावर प्लांट्स में हुए एक बहुत ही दुखद हादसे के बारे में। चलिए समझते हैं कि आखिर हुआ क्या था और इससे क्या सबक मिलते हैं। सोचिए, ये शब्द हैं एक कर्मचारी के जो उस हादसे के वक्त वही मौजूद था। हमारे ऊपर 600 डिग्री की भाप की बारिश हुई। ये एक लाइन ही 14 अप्रैल 2026 को हुए उस हादसे की भयावहता बताने के लिए काफी है। इस हादसे में 13 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई और रिपोर्ट्स की माने तो 20 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। आइए इस पूरी औद्योगिक दुर्घटना को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। तो हुआ ये कि वेदांता के थर्मल पावर प्लांट में, जो छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले के सिंघितराई गांव में है, एक बॉयलर ट्यूब फट गई। इससे बहुत ही ज्यादा गर्म भाप लीक हुई। ये हादसा हुआ 14 अप्रैल 2026 को दोपहर के करीब 2:30 बजे। और सबसे दुख की बात यह है कि जो लोग इसकी चपेट में आए वे एक सब कॉन्ट्रैक्टर NGSL के कर्मचारी थे। अब सवाल ये उठता है कि ये बॉयलर ट्यूब आखिर फटी कैसे। इस हादसे की जड़ को समझने के लिए हमें इसके पीछे की साइंस को थोड़ा समझना होगा। देखिए, किसी भी पावर प्लांट में बॉयलर ट्यूब एक तरह से नसों की तरह होती हैं। ये पाइप्स का एक पूरा नेटवर्क होता है जिसमें पानी को बहुत ही ज्यादा तापमान और प्रेशर पर भाप में बदला जाता है और फिर इसी भाप से बिजली बनती है। मतलब ये प्लांट की जान होती हैं। तो होता क्या है, सबसे पहले पानी को सुपर हीटेड स्टीम यानी बहुत ज्यादा गर्म भाप में बदला जाता है। इस भाप में प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं। फिर अगर बॉयलर ट्यूब के किसी हिस्से में कोई कमजोरी आ जाए या कोई रुकावट पैदा हो जाए तो वो एक वीक पॉइंट बन जाता है और बस नतीजा होता है एक जबरदस्त धमाका। ट्यूब की दीवार उस प्रेशर को झेल नहीं पाती और फट जाती है। ये बहुत ही सिंपल फिजिक्स है, लेकिन इसका नतीजा बहुत ही भयानक होता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। जिस यूनिट में यह हादसा हुआ यानी यूनिट 1, वो सालों से बंद पड़ी थी। उसे 2025 में ही, मतलब हादसे से कुछ ही समय पहले, दोबारा चालू किया गया था। ये कोई रूटीन में चलने वाला प्लांट नहीं था, बल्कि एक ऐसी यूनिट थी जिसे लंबे समय के बाद फिर से शुरू किया गया था। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर ये हादसा हुआ क्यों? जांच में कौन कौन से कारण सामने आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई लेवल पर जांच शुरू हुई। हालांकि अभी फाइनल रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन जो शुरुआती जांच है वो कुछ खास पहलुओं पर फोकस कर रही है। पहला और सबसे बड़ा शक है मेंटेनेंस पर। हो सकता है कि ट्यूब्स में लंबे समय से जंग लग रहा हो या वो घिसकर पतली हो गई हो। ये भी हो सकता है कि उनका ठीक से इंस्पेक्शन ही ना हुआ हो, मतलब जो नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है जिससे अंदर की कमजोरियों का पता चलता है, उसमें कोई कमी रह गई हो। और एक और बड़ी वजह हो सकती है पानी की क्वालिटी। अगर बॉयलर में जाने वाला पानी ठीक नहीं है तो ट्यूब के अंदर एक परत जम जाती है जिससे ट्यूब अंदर से ज्यादा गर्म होकर फट सकती है। देखिए, बॉयलर फेलियर अक्सर अचानक नहीं होते। ये धीरे धीरे होने वाली खराबी का नतीजा होते हैं जिसे सही मेंटेनेंस से पकड़ा जा सकता है। दूसरा बड़ा एंगल है इस यूनिट को दोबारा शुरू करने का तरीका। जैसा हमने बात की, ये यूनिट सालों से बंद थी। वेदांता ने इसे 2022 में ही एक रुके हुए प्रोजेक्ट के तौर पर खरीदा था। अब सवाल यह है कि जब ये यूनिट इतने साल बंद रही तो क्या उसका सही से रखरखाव हुआ? क्योंकि अगर नहीं तो उसमें अंदर ही अंदर कई तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और कुछ आरोप ये भी हैं कि यूनिट को दोबारा चालू करने में जल्दबाजी की गई और सुरक्षा से जुड़ी सारी जांचें ठीक से नहीं की गई। ये बहुत गंभीर सवाल हैं। और तीसरा पहलू है कॉन्ट्रैक्टर की सेफ्टी का। इस यूनिट को चलाने और मेंटेन करने की जिम्मेदारी सब कॉन्ट्रैक्टर NGSL के पास थी। तो क्या वेदांता और NGSL के बीच सेफ्टी को लेकर तालमेल में कोई कमी थी? क्या कर्मचारियों की ट्रेनिंग और सुपरविजन में कोई चूक हुई? जिस तरह से इतने ज्यादा लोग इस हादसे का शिकार हुए, उससे तो यही लगता है कि उन्हें किसी खतरे की न तो कोई चेतावनी मिली और ना ही उनके पास कोई सुरक्षा थी। ये इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जब काम कॉन्ट्रैक्टर के जरिए हो रहा हो तो सेफ्टी के वही स्टैंडर्ड कैसे बनाए रखे जाएं। अब इस हादसे से थोड़ा हटकर भारत में इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बड़े सवाल को देखते हैं। ये घटना हमें हमारे नियमों और कानूनों के बारे में क्या बताती है? और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है। इस दुर्घटना से सिर्फ कुछ दिन पहले भारत सरकार ने अपने 100 साल पुराने बॉयलर कानून को बदला था। सोचिए, नया बॉयलर्स एक्ट 2025 4 अप्रैल 2025 को लागू हुआ और उसने 1923 के पुराने एक्ट को खत्म कर दिया और उसके कुछ ही दिन बाद ये इतना बड़ा हादसा हो गया।
अगर हम दोनों कानूनों को देखें तो 1923 का जो पुराना एक्ट था वो काफी पारंपरिक था और बस इंस्पेक्शन पर जोर देता था, जबकि जो नया 2025 का एक्ट है उसका मकसद ही रेगुलेशन, डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग के स्टैंडर्ड्स को मॉडर्न बनाना था ताकि सुरक्षा बढ़े। मतलब नया कानून लाया ही इसलिए गया था ताकि ऐसे हादसे ना हो, और इसी वजह से सख्ती में हुए ये हादसे का समय इसे और भी ज्यादा दुखद बना देता है। तो अब सबसे जरूरी सवाल, इस पूरी त्रासदी से हम भविष्य के लिए क्या सबक ले सकते हैं ताकि ऐसा फिर कभी ना हो? कुछ बड़े बदलावों की जरूरत है। पहली बात, जो यूनिट्स लंबे समय से बंद हैं, उन्हें दोबारा शुरू करने से पहले किसी थर्ड पार्टी से उनका पूरा इंस्पेक्शन करवाना अनिवार्य होना चाहिए। दूसरा, हमें रूटीन जांच से आगे बढ़ के रिस्क बेस्ड इंस्पेक्शन पर जाना होगा, मतलब उन हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना होगा जिनमें खतरा ज्यादा है। तीसरा, कॉन्ट्रैक्टर्स और उनके कर्मचारियों को भी उन्हीं सख्त सेफ्टी नियमों के दायरे में लाना होगा जो कंपनी के अपने कर्मचारियों पर लागू होते हैं। और आखिर में, बॉयलर फटने जैसे बड़े हादसों के लिए खास इमरजेंसी प्लान बनाने होंगे और उनकी ड्रिल भी करनी होगी। ये सिर्फ एक प्लांट की बात नहीं है, बल्कि पूरे इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक मजबूत सेफ्टी कल्चर बनाने की जरूरत है। और अंत में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या हम औद्योगिक विकास के लिए इंसानी जानों की कीमत चुका रहे हैं? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तरक्की की असली कीमत क्या है और इसमें सुरक्षा का महत्व कितना ज्यादा है जिसे हम कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते।